उस दिन खान बेला को शॉपिंग पर लेकर ना जा सका। अगले दिन दोनों शॉपिंग पर निकल पड़े। बेला कई दिनों बाद घर से बाहर निकली थी। आसपास की बिल्डिंग्स देखकर उसे खौफत सी महसूस हुई। थोड़े से फासले पर जाकर सब्जा दिखाई दिया था। बेला जब से यहाँ आई थी सिर्फ एक दफा ही घूमने गई थी, वो भी आईफिल टावर। खान का सारा ध्यान ड्राइविंग पर था। गाड़ी में लगे गाने के साथ कभी वो भी गा लेता था और साथ साथ अपने सर को भी हिलाता जाता था। तकरीबन 1 घंटे बाद वो मॉल पहुंचे थे। बेला को कोई ड्रेस पसंद न आया था क्योंकि सारे के सारे वेस्टर्न स्टाइल के थे। अलबत्ता खान ने 5 शॉर्ट्स उसे दिलवा दी थीं और साथ ही 2 नाइटी भी जबरदस्ती दिलवाई। बेला झिझक की वजह से अंदर नहीं जाती थी। खान के इसरार और गुस्से से डरते हुए वो उस दुकान के अंदर चली गई। खान कॉल का कहकर बाहर ही रहा। जैसे ही अंदर गई तो हर तरफ कपल का रश था और वो सिर्फ अकेली थी। उसे समझ नहीं आई कि वो क्या कहे और किसे कहे। हिम्मत करके खान को बुलाने के लिए बाहर गई, लेकिन बाहर कोई था ही नहीं और वो उस दुकान से जल्द अज जल्द दूर जाना चाहती थी। खान को ना पाकर उसके दिमाग ने अचानक काम किया कि क्यों ना वो अपने चाचू की तरफ जाए। पता नहीं वो किस हाल में होंगे और उन्हें मेरे निकाह का पता भी होगा या नहीं, और अगर खान ने उसे पकड़ भी लिया तो कह देगी कि मैं बाहर आई तो तुम मौजूद नहीं थे, तो मैं खुद ही वापस आ गई, वहां पर कंफर्टेबल नहीं थी। मैंने तुम्हारा वेट किया लेकिन तुम ना आए। बेला जैसे ही बाहर आई फौरन टैक्सी नजर आई। उसने उसे एड्रेस बताया और चली गई। अभी थोड़ी दूर ही गई थी कि एक गाड़ी ने आगे से आकर उसका रास्ता रोक लिया। बेला को ये समझने में वक्त नहीं लगा कि ये गाड़ी उसकी ही है। उसने फौरन से पहले टैक्सी को अपनी साइड से लॉक कर दिया। कबीर के उस तक पहुंचने तक वो लॉक कर चुकी थी। उसने टैक्सी ड्राइवर को बाहर आने का कहा और खुद जाकर ड्राइविंग सीट में बैठ गया। उसने जोर से स्टीयरिंग पकड़ा हुआ था, यहाँ तक कि उसके हाथ की रगें और भी वाजे हो गई थीं। जल्दी से गाड़ी से उतरो, नहीं तो आज इसी गाड़ी में सुहाग रात मना लूंगा, उसने अपने दांतों को पीसते हुए कहा। उसके कहने की देर थी कि वो फौरन गाड़ी से उतर गई। हाँ, तो कहाँ जा रही थी तुम, हैं? वो अपने नाखून उसके बाजू पर गाड़ते हुए बोला। मैं घर यही जा रही। अच्छा, अभी पता चल जाता है। वो उसे छोड़ते हुए टैक्सी ड्राइवर की तरफ गया। बोल, कहाँ ले जा रहा था तू? उस टैक्सी ड्राइवर ने रटा रटाया एड्रेस उसे सुना दिया। उसके सुनने की देर थी कि खान तैश में आकर बेला की तरफ आया, लेकिन बेला तो वहां मौजूद ही नहीं थी। अचानक उसने सामने देखा तो वो सुनसान सड़क पे भाग रही थी। ये देखते ही उसके चेहरे पर गुस्से की जगह मुस्कुराहट ने ले ली। आई लाइक इट, लेकिन आज तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता माय डार्लिंग। ये कहकर वो वहां पर रुका नहीं, बल्कि अपनी गाड़ी में बैठकर उसका पीछा करने लगा और बहुत लो स्पीड में भी बाआसानी उस तक पहुंच गया। ये लो पानी की बोतल, देखो कितना सांस चढ़ गया है। खान ने पानी की बोतल उस पर उछाली, जिसे देखकर वो और तेजी से चलने लगी। अरे मेरी जान, मैंने तुम्हें कुछ कहा है जो इतना डर रही हो? कम ऑन, जल्दी से गाड़ी में बैठो। शाबाश। खान ने नरमी का मुजाहरा कैसे किया था ये सिर्फ वही जानता था। उसके अंदर की आग को उसने बाहर आने से रोकना था अभी, क्योंकि कुछ देर बाद वो अपनी ये आग बुझाने वाला जो था। बेला ने जब देखा कि खान का गुस्सा माऊफ हो चुका है तो उसने गाड़ी में बैठने में ही बेहतरी समझी। लेकिन जैसे ही बेला गाड़ी में बैठी, खान ने फुर्ती से लॉक किया और फास्ट ड्राइव करने लगा। जैसे ही गाड़ी घर के आगे रुकी, उसने बेला को देखा और फिर आंखों की चिंगारी से एक तंजिया मुस्कुराहट उस पर उछाली, जिसे उसे अनहोनी का एहसास हुआ। वो उसका बाजू पकड़ते हुए लाउंज में आया और अचानक छोड़ा, जिससे वो सोफे के ऊपर गिर गई। हाँ, तो बोलो, क्यों जा रही थी वहां? खान ने उससे पूछा। चाचू से मिलने। गोया जवाब बेला ने पहले से तैयार रखा हुआ था। खान ने उसे बाजू से पकड़कर अपने सामने खड़ा किया। चाचू से मिलने या अपने उस आशिक से मिलने जिसकी तड़प अपने दिल में रखी हुई है? हाँ, ये आप क्या? बेला ने उसकी मिसकंसेप्शन को क्लियर करना चाहा। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि तड़प को खत्म कैसे करते हैं। खान उसे घसीटते हुए ऊपर रूम में ले गया और जाकर बेड पर गिराया। इससे पहले कि वो बेला के करीब आता, बेला पीछे को खिसकी। खान ने उसको दोनों टांगों से पकड़ा
और करीब लाया। साड़ू का पल्लू उसके जिस्म से अलग हो चुका था। खान ने फौरन अपने दहकते बल उसकी शहरक पर रखे। बेला ने छुड़वाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो खान के अंदर का जानवर खुद ही जगा चुकी थी। दोनों हाथों से उसने खान के बाल नोचे ताकि वो पीछे हट सके। खान ने अपनी पैंट से बेल्ट निकालकर उसके दोनों हाथों को बेड के साथ लगाकर बांध दिया। अब दोबारा उसकी गर्दन पे लब रखे और जा बजा किस करना शुरू किया। बेला के एहतजाज में कमी न आई तो उसने उठकर सोफे से मखमली डब्बी उठाई जिसमें एक स्याह रंग की पट्टी थी और उसके ऊपर आकर पहले उसके लबों को चूमा और अपनी प्यास बुझाई। उसके बाद उस स्याह पट्टी से उसके मुंह पर कुफल लगाया। खान अब उस पर पूरा काबिज हो चुका था। उसने बेला को उल्टा किया और उसके ब्लाउज के हुक खोल दिए। उसके बाद बेला के सीने पर शिद्दतें लुटाता रहा। बेला के वजूद में एक लहर सी दौड़ रही थी। अब वो सिर्फ ट्राउजर में मौजूद थी। खान ने उसकी पेट पर हल्का सा बाइट किया। ये सब देखने के बाद बेला ने अपनी आंखें बंद कर लीं। पूरी रात खान बेला पर अपनी शिद्दत लुटाता रहा और तकरीबन 5 बजे उससे अलग हुआ। बेला जो अपनी सिसकियां दबाए हुए थी कब की बेहोश थी। उसने जैसे ही पेरिस की सरजमीन पर कदम रखा तो दिल में बुरे बुरे वसवसे आए कि वो यहाँ कैसे रहेगी। चच्चा से तो वो आज तक नहीं मिल पाई थी, जिसकी वजह से उसे मालूम नहीं था। बस उसने फारान को देखा हुआ था, वो भी 4 साल पहले। पता नहीं अब वो पहचान पाएगी कि नहीं। अगर उसने उस रश में फारान को पहचान भी लिया तो क्या चच्चा चच्ची उसे अपने घर रहने देंगे या नहीं। अभी परी इसी कश्मकश में थी कि उसकी मोबाइल की बेल बजी, जिसकी सिम उसने कुछ देर पहले ही चेंज की थी। स्क्रीन पर बाबा का नंबर देखकर फौरन कॉल उठाई। शहाब साहब ने उसे बताया कि फारान उसे पिक करने के लिए चल पड़ा है, बस रास्ते में होगा और 1 घंटे तक एयरपोर्ट पहुंच जाएगा। परी ने एक लड़की से वेटिंग रूम का पता मालूम किया और वहां चली गई। कबीर ने जूली के लिए एक प्यारा सा ब्रेसलेट लिया और अब उसका इरादा हैदर की बहन को एयरपोर्ट से पिक करना था। उसने ब्लैक शर्ट और उसके नीचे वाइट पैंट पहनी हुई थी। वो आज पहले से ज्यादा वजीह लग रहा था क्योंकि उसे जूली की तरफ जो जाना था। हैदर की बहन कबीर के साथ बहुत ज्यादा अटैच थी क्योंकि हैदर अपना ज्यादा वक्त अपनी वाइफ को देने लग गया था और शादी के बाद वो इस जिम्मेदारी से दूर भागने लग गया था, जिसकी वजह से कबीर ने पारसा को बहन की तरह पाला था। थोड़ी देर बाद वो एयरपोर्ट पहुंच गया और वेटिंग रूम में चला गया। थोड़ी देर बाद वो उसे दिखाई दी। रेड टॉप, ब्लैक जीन्स, गले में मफलर और ऊंची पोनीटेल। थोड़ा पास जाकर देखा तो और शॉक हुआ जब उसकी आई बॉल्स का रंग देखा और कबीर की समझ में न आया कि इतने अरसे में उसकी आंखें ब्लैक कैसे हो गईं। परी ने जब उसे देखा तो उसका भी कुछ ऐसा ही रिएक्शन था। कहाँ वो सांवले रंग का फारान हुआ करता था किसी जमाने में और कहाँ रंग ही निकाल लिया इसने तो। वाह भाई वाह, उसने दिल में सोचा, लेकिन उसका तो कद भी काफी लंबा है। खैर मुझे क्या, उसने दिल में सोचा और फिर आगे बढ़कर उसकी तरफ आई। कबीर भी अपनी सोच को झुटला कर उसकी तरफ आया और फिर अचानक से उसको पकड़कर किस करके अपने सीने से लगाया। और दूसरी तरफ परी थी जिसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया, बल्कि अब उसे सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। कुछ देर बाद उसे दूर किया। मेरी जान तो इतनी बड़ी हो गई है, मैं तो पहचान भी न सका। कबीर ने उससे अपनी बात का आगाज किया और उसके हाथ से बैग्स लेकर गाड़ी में रखे। परी भी पीछे पीछे चल पड़ी। अब वो दोनों गाड़ी में बैठ चुके थे। कबीर पारसा को प्यार से परी कहता था, इसलिए वो बात बात पर उसे परी कहकर पुकार रहा था। परी पहले बर्दाश्त करती रही और फिर अचानक उसका सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। बस बहुत हुआ, कब से परी परी लगाया हुआ है। अचानक परी फुट पड़ी। उस पर कबीर बहुत हैरान हुआ। ये क्या कह रही हो परी? नाम तो मैंने रखा था, तुम्हारे खान बाबा ने। कबीर ने उसे वजाहत देनी चाहिए। ये सुनकर परी तैश में आ गई। व्हाट रबिश, क्या फजूल बकवास किए जा रहे हो? परी ने कबीर से कहा, लेकिन पारसा
कबीर अभी बोलने ही लगा था कि परी पारसा नाम सुनकर बिलबिला उठी। परिशे, परिशे नाम है हमारा, आई समझ, परिशे अबाबील। सुन लो कान खोलकर। कबीर ने फौरन गाड़ी की ब्रेक लगाई। व्हाट, तुम परिशे अबाबील? तो पारसा अगर इतना ही मुश्किल नाम है तो तुम मुझे बेला भी कह सकते हो। हाँ, पर परी कहने की जुर्रत भी मत करना, ओके? ये सिर्फ मुझे मेरे बाबा कह सकते हैं। ओफो, स्टॉप इट। यहाँ मुझे इसकी टेंशन है और तुम हो के अपने नाम का ज्ञान लेकर मेरे सर पे सवार हो। कबीर को उसकी बात से कोफत होने लगी थी। किसकी टेंशन खाए जा रही है? कबीर को फोन में बिजी देखकर उसने उससे पूछा। वो अब फोन पर किसी से बात कर रहा था, जिसके बाद उसने सुख का सांस लिया। कुछ नहीं परी। ओह सॉरी, आई मीन टू से बेला। वैसे बेला भी अच्छा नाम है, आई लाइक इट। कबीर ने उसके चेहरे को बगौर देखकर वन साइड स्माइल पास की। अगर तुम्हारा हो गया हो तो हम घर चलें? बेला को अब उस पर गुस्सा आ रहा था। घर? कबीर ने एक बार आबरू उचकाकर उसे कहा। तो और गुल्ली डंडा खेलने का इरादा रखते हो? बेला कहाँ आगे से चुप रहने वाली थी, फौरन बोली। इस पर कबीर ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। मैडम, लिमिट्स में रहें, कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं। ये पेरिस है, ना कि तुम्हारा पाकिस्तान, जहां तुम गली के लड़कों को बुलाओगी तो बच जाओगी। आई बात समझ में? मजाक था, हैं? हंसो क्या? कुछ भी। बेला जलकर बोली। कबीर ने एक निगाह उसके सरापे पर डाली और फिर गाड़ी रोक दी। कबीर अपने साथ पारसा को नहीं बल्कि इसने उसकी बजाय परिशे अबाबिल को पारसा की जगह एयरपोर्ट से पिक किया है। ये बात उसे मालूम थी, लेकिन बेला को मालूम नहीं था कि जिसको फारान समझ के वो गाड़ी में बैठी वो उसका मंगेतर फारान नहीं बल्कि कबीर खान ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो अपने चाचू को बुरी भली सुनाती रही और उनकी तरबियत को कोसती रही। गाड़ी की ब्रेक जैसे ही लगी तो बेला ने सुकून का सांस लिया और गाड़ी से निकलने लगी। जब फौरन से पहले कबीर ने उसका हाथ अपने हाथ में कस के पकड़ लिया। बेला ने उसकी ये हरकत देखी तो फुट पड़ी। बदतमीज इंसान, घर जाने दो मुझे, फिर देखना कैसे चाचू को तुम्हारे करतूत का बताऊंगी। और उसकी पकड़ से अपना हाथ छुड़वाने लगी। ये सुनते ही कबीर रोने वाली शक्ल बनाने लगा। ओ सच्ची, मैं तो डर गया। उसकी बात सुनकर बेला को और गुस्सा आया। वो कुछ बोलती इससे पहले कबीर बोल पड़ा। देखो, मुझे इस घर में एक जरूरी काम है और खबरदार जो तुम यहाँ से 1 इंच भी हिली, चुपचाप बैठी रहना, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ जो करूंगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। बेला की आंखों में आंखें डालकर ये कहकर उसने बेला का हाथ छोड़ा और गाड़ी को लॉक करके जूली के घर के अंदर चला गया। बेला तो शौक ही रह गई जब उसने फारान की हिम्मत देखी, जो असल में कबीर था। कबीर ने जैसे ही जूली के रूम में कदम रखा तो वो वहां मौजूद नहीं थी। उसके बाद वो टेरेस में गया और हैरान रह गया क्योंकि टेरेस फूलों की पत्तियों से सजा हुआ था और टेरेस की दीवार पर मोमबत्तियां रखी गई थीं, जो कि माहौल को खुशगवार बना रही थीं। उसके अलावा एक बहुत ही भीनी सी खुशबू भी थी जो कबीर को अपनी तरफ मतवज्जा कर रही थी। कबीर ने इस खुशबू को अपने अंदर उतारा जो उसे और भी करीब महसूस हो रही थी। अचानक उसे पीछे से किसी ने कस के गले लगाया और अपने बाजू कबीर के सीने पर लाकर उसकी शर्ट को मुट्ठी में पकड़ा। कबीर एक झटके से उससे दूर हो गया। कबीर जैसे ही जूली से दूर हुआ, जूली वहां से भागती हुई रूम में आ गई। शिट शिट शिट, ये क्या कर दिया मैंने? इसे मनाने आया था और उल्टा और ही नाराज कर दिया। कबीर ने अपने हाथ को दीवार पे मारते हुए खुद से कहा और फिर जूली के रूम में चला गया। उसने ऊपर से नीचे तक जूली को देखा, जिसने बैकलेस ड्रेस पहना हुआ था और पीठ कबीर की तरफ होने की वजह से कबीर को बआसानी देख रही थी। कबीर आहिस्ता आहिस्ता उसके बिल्कुल पीछे खड़ा हो गया और अपना हाथ उसकी बैक पे फेरने लगा, जिससे जूली को बहुत मजा आ रहा था और उसके दिमाग में घंटी बजना शुरू हो गई कि इसकी दिली मुराद पूरी होने को है। लेकिन उसने कबीर से नाराज होने का ड्रामा अभी बंद नहीं करना था ताकि वो अपना काम जारी रखे, इसलिए चुपचाप खड़ी रही। कबीर ने जब ये देखा कि जूली ने कोई रिएक्ट नहीं किया तो उसने जूली की बैग को अनजिप कर दिया, जिससे उसकी सारी बैग वाजे हो गई।
अब कबीर ने अपने लब उसकी गर्दन पर रखे और आहिस्ता आहिस्ता उसकी गर्दन से कमर तक आया। तकरीबन 5 मिनट बाद भी जब जूली ने कुछ न कहा तो उसने जूली का रुख अपनी जानिब किया और फिर उसके बाल दोनों जानिब से पीछे किए। जूली, माय स्वीट हार्ट, आई एम रियली सॉरी। मुझे पता ही नहीं चला और कब तुम पर हाथ उठा लिया। यार, अब तो माफ कर दो। जूली ने यह सुना था कि कबीर के हाथ फौरन अपने हाथ में पकड़ लिए। नहीं कबीर, कैसी बात कर रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कहने के साथ फौरन अपने होंठ कबीर के होंठ से मिलाए। कबीर अब चाह कर भी पीछे नहीं हट सकता था, क्योंकि पहले वो ऐसी गलती कर चुका था जिसका खुमियाजा वो अपने डैड से थप्पड़ की सूरत में भुगत चुका था। इसलिए अब इस किसिंग में वो जूलियाना का भरपूर साथ दे रहा था और उसका निचला होंठ अपने दोनों होंठों में दबा चुका था। जूली ने अपने दोनों हाथों से कबीर की शर्ट के बटन खोले और उसकी शर्ट को उतार दिया। दूसरी तरफ बेला को गाड़ी में बैठे 1 घंटा हो चुका था, लेकिन वो अभी तक बाहर नहीं निकला था। पता नहीं वो अंदर क्या कर रहा है और जिससे मिलने गया है क्या काम है जो इसे अभी भी करना है। ये सोचकर उसने अंदर जाने का फैसला किया। अंदर पहुंचकर उसे हर तरफ अंधेरा दिखाई दिया सिवाय एक रूम के। पहले तो उसने वापस जाने का सोचा कि अगर फरहान को पता चल गया तो न जाने वो उसके साथ क्या सलूक करेगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि वो उसका मंगेतर है, उसके बारे में खबर तो रखनी चाहिए। यही सोचकर वो अंदर जाने के लिए थोड़ा नजदीक आई। जब इन दोनों को किसिंग में मशगूल देखा, ये सोचकर बेला के होश ही उड़ गए। छी छी, बेशर्म घटिया इंसान, अब देखना कैसे मजा चिखाती हूँ इसे। ये कहकर उसने फौरन मोबाइल निकाला और वीडियो बनाने लगी। जूली को बेला नहीं देख सकती थी, इसलिए कबीर की शक्ल बेला को बाआसानी नजर आ रही थी। दूसरी तरफ कबीर को दरवाजे के बाहर किसी के होने का एहसास हुआ तो उसे अचानक बेला का ख्याल आया। क्योंकि मिस्टर जेम्स आजकल मुल्क से बाहर थे, उसने फौरन जूली को खुद से अलग किया और उससे ड्रिंक लाने का कहकर बाहर निकलने लगा। जैसे ही बेला ने कबीर को बाहर आते हुए देखा तो उसकी हवाइयां उड़ने लगी। वो फौरन डाइनिंग टेबल के नीचे छुप गई। कबीर बाहर निकला तो उसे कोई नजर न आया। वो अपना वहम समझकर बार में चला गया। जब अचानक उसे डाइनिंग टेबल के नीचे किसी की हरकत करने का एहसास हुआ, उसने जैसे ही नीचे बैठकर झांका तो बेला को अपने मुंह के आगे हाथ रखा देखकर हैरान हो गया। उसने फौरन उसे खींचकर बाहर निकाला। उससे पहले कि बेला चीख मारती, कबीर ने उसके मुंह के आगे फौरन अपना मजबूत हाथ रख दिया और उसे घसीटते हुए बाहर ले गया। वहां जाकर उसे फौरन दीवार के साथ लगाया। जब बेला ने उसे अपने इतने पास देखा और वो भी बगैर शर्ट के, तो उसने अपनी आंखें जोर से बंद कर लीं। अपना मोबाइल दो, कबीर ने आहिस्ता सा मगर गुस्से से उसे आंखें निकालते हुए कहा। मेरे पास नहीं, दूर हटो मुझसे, बेला ने हिचकिचाते हुए उससे कहा। उसकी बात सुनकर कबीर और नजदीक हुआ और अपना चेहरा उसके चेहरे के पास किया। देखो, आराम से मुझे फोन दे दो, नहीं तो पनिशमेंट तो तुम्हें मिलनी ही है। ये ना हो कि इसको मैं और सख्त बना दूं। कबीर ने उसकी आंखों में देखते हुए उससे कहा। कहा ना मैंने कि मेरे पास नहीं। अभी वो इतना ही कहती है कि उसे महसूस होता है कि कबीर अपना हाथ उसकी शर्ट के अंदर डाल रहा है। उसे यकीन नहीं आता। जैसे ही कबीर अपना हाथ उसके जिस्म को लगाता है, बेला के मुंह से चीख निकलती है। फरहान। बेला अभी इतना ही कहती है कि कबीर अपने हाथ की गिरफ्त उसके जिस्म पर मजबूत कर लेता है और उसके पेट पर हल्की सी चुटकी काटता है। कबीर, कबीर नाम है मेरा, कबीर खानजादा। सुना तुमने? अब शराफत से मोबाइल दो मुझे, नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ ये तो तुमने अंदर देख ही लिया था, और कसम से तुम्हारे साथ तो मैं और भी अच्छे तरीके से करूंगा, और भी ज्यादा। कबीर अपने होंठों पर जुबान फेरकर ऊपर से नीचे तक उसका जायजा लेते हुए कहता है। बेला को यह सुनने की देर होती है कि वो और पीछे हो जाती है। उसे अब पता चलता है कि जिसे वो कब से फरहान समझ के बैठी है वो कबीर है। मतलब इस वक्त वो अकेली है। उसका कबीर से डर और बढ़ जाता है। कबीर उसके सामने चुटकी बजाता है जिससे वो वापस दुनिया में आती है। फिर क्या सोचा परी ने? ओह, आई मीन बाबा की परी ने।
वैसे रूम की टेंशन ना लेना, एक और रूम भी है, वहां हमें कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा और हम मजे से मस्ती करेंगे। कबीर वन साइड स्माइल करके बेला को कहता है। उसका मतलब समझते हुए बेला फौरन मोबाइल कबीर को दे देती है। कबीर मोबाइल में वीडियो चेक करता है और फौरन से पहले डिलीट करता है। फिर मोबाइल उसे देने की बजाय अपनी पैंट की पॉकेट में डालकर ड्रिंक बनाने लगता है। एक ड्रिंक में वो बेहोशी की दवाई मिलाता है। बेला उसके कारनामे देख रही होती है। वो दोनों ग्लास हाथ में उठाता है और बेला को आंख मारकर अंदर चला जाता है। बेला का मोबाइल अब कबीर के पास था, जिसकी वजह से वो चाहकर भी यहां से नहीं निकल सकती थी। कबीर कमरे में गया तो जूली फौरन के पास आई और दोबारा कबीर से चिमट गई। कबीर ने प्यार का दिखावा करके आराम से उसे बेड पे लिटाया और ड्रिंक का ग्लास जो उसके लिए स्पेशल तैयार किया था उसके लबों से लगाया, जिससे वो फौरन बेहोश हो चुकी थी। और कबीर ने सुख का सांस लिया और अपना लाया हुआ ब्रेसलेट उसने साइड टेबल पर रखा। उसके साथ ही टेरेस से एक गुलाब लाया और ब्रेसलेट के साथ रख दिया। बाहर आया तो बेला बाहर उसी का इंतजार कर रही थी। उसने एक नजर बेला की तरफ देखा और बाहर चली गई। ओह हेलो, एक्सक्यूज मी, मेरा मोबाइल। बेला की आवाज पर कबीर वहीं रुक गया और अपनी पॉकेट से उसका मोबाइल निकाला। ये रहा मोबाइल, लेना चाहती हो ले लो। बेला जैसे ही मोबाइल लेने लगती है, कबीर अपना हाथ फौरन ऊपर कर लेता है, जिसकी वजह से बेला का चेहरा लाल हो जाता है। कबीर उसकी ये हालत देखकर बहुत महजूज होता है। लाख कोशिश के बाद भी बेला के हाथ मोबाइल नहीं आता। कब दोबारा बेला कबीर के पास आती है और मोबाइल लेने की कोशिश करती है तो कबीर अपना दूसरा हाथ उसकी कमर पर रखकर अपने करीब कर लेता है, जिसकी वजह से बेला तप जाती है। इतने बड़े हो गए हो लेकिन शर्म नाम की कोई चीज नहीं है तुम्हारे अंदर। उसकी बात सुनते ही कबीर की हंसी छूट जाती है। सो इनोसेंट। अच्छा, अगर तुम्हें ये मोबाइल चाहिए तो मेरा एक काम करना होगा। बेला, क्या काम? उसके कहने पर कबीर अपना मुंह उसके मुंह के पास करता है। बस छोटा सा काम। लिटिल गर्ल, यहाँ पे एक पारी सी किसी चाहिए। बेला के तो होश उड़ गए कबीर की बात सुनकर, लेकिन अपना मोबाइल उसे हर हाल में चाहिए था। उसने अपने बाबा को कॉल करके एड्रेस लेना था। ये सोचते हुए वो अपना होंठ कबीर की दाढ़ी के पास ले गई और एक हाथ ऊपर मोबाइल की तरफ बढ़ाया। उसके साथ ही अपने दांतों से जोर से कबीर के दाढ़ी के बाल खींचे और अगले ही लम्हे मोबाइल उसके हाथ में था। कबीर की चीख हवा में बुलंद हुई और फिर उसने आंख खोली तो सामने बेला हाथ में मोबाइल लिए उसे चिढ़ा रही थी। ये देखकर उसे गुस्सा आ गया। ये तुमने सही नहीं किया, अब देखना मैं क्या करता हूँ, कबीर ने दिल में कहा। लेकिन बाद में बेला को अंदाजा हुआ कि कबीर के साथ ही उसने घर जाना है। एक यही है जो घर लेकर जा सकता है। गो उसने फौरन कबीर से सॉरी कर ली और अब दोनों गाड़ी में बैठ चुके थे। लेकिन जब कबीर ने उससे एड्रेस पूछा तो उसे आता नहीं था। उसने कबीर को घर की पिक दिखाई, जिससे उसे अंदाजा हुआ कि ये फ्लां सोसाइटी का घर लग रहा है और हाउस नंबर बेला को जुबानी याद था। कबीर ने गाड़ी के शीशे की तरफ खुद को देखा तो अपनी चीख पर लाल निशान नजर आया। ये देखकर उसे वो सीन याद आया। उसे ये लड़की बहुत ही मासूम और डरपोक लगी। फिर हैरत भी हुई कि ये यहाँ किस घर से आई है। खैर, थोड़ी देर बाद गाड़ी उसके घर आगे रुकी थी। बेला फौरन गाड़ी से उतरी और अपना सामान निकाला। कबीर ने एक बैग अपने हाथ में पकड़ लिया और घर के अंदर जाने लगे।